सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम अपनी लक्ष्य सीईटी 2026 पेपर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपना मॉडल पेपर नंबर 4 है उसे कंप्लीट और शानदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, हम प्रत्येक टॉपिक के 20 क्वेश्चन है वो शामिल करने वाले हैं ताकि आपका टॉपिक है वो जल्दी खत्म हो जाए और अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में आपका नया टॉपिक है वो शुरू हो सके। तो आज की इस क्लास को आप ध्यान से समझना। मैं गारंटी लेता हूँ इस पेपर में शामिल किए गए जितने भी टॉपिक है वो आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए देखो पहले शुरू करते हैं अपने आज का ये पेपर। और पेपर के बीच में हम अपनी सारी बातें करते चलेंगे और तथ्य आधारित जो प्रश्न है ना, बिल्कुल कथनों पे आधारित जो प्रश्न है उनको भी शामिल किया है मैंने। जैसे कि आपके पास पहला ही प्रश्न दिया है, क्या दिया है देखो। पहला प्रश्न अगर अपन पढ़ते हैं तो ये प्रश्न बड़ा शानदार हो जाता है। कैसे? मेवाड़ के गुहिल वंश के जो प्रारंभिक शासक है ना भाई, उनमें से जैसे अल्लट है, शक्ति कुमार है, इनके संबंध में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अब आजकल के जब आप पेपर देने जाते हो तो उसमें बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है वो शामिल किए जाते हैं। तो पहला प्रश्न जो कथन है ना वो क्या दिया हुआ भाई, अल्लट ने आहड़ को मेवाड़ की नई व्यापारिक राजधानी बनाई थी। बिल्कुल सही ही है। और मेवाड़ के इतिहास में सर्वप्रथम नौकरशाही का गठन किया था। अब ये नौकरशाही क्या होती है? नौकरशाही होती है आपके पास, जिसे अपन कहते हैं ना कि सबसे पहले आईएएस अधिकारी होता है, उसके नीचे अपने पास उप जिला कलेक्टर होता है, उसके नीचे सब अपने एसडीएम वगैरह होते हैं, उसके नीचे बाद में और पोस्ट आ जाती है, वो होती है अपने पास नौकरशाही, जिसको आप प्रशासनिक कर्म कहते हैं ना, वो होता है। अच्छा, शक्ति कुमार, नेक्स्ट कथन क्या दिया हुआ है? शक्ति कुमार के शासनकाल में मालवा के परमार राजा मुंज और राजा भोज परमार ने आक्रमण कर शक्ति कुमार को पराजित किया था। बिल्कुल किया था भाई, पराजित याद है हमें, हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल पराजित किया था। और नेक्स्ट कथन क्या दिया? राजा भोज परमार ने चित्तौड़ दुर्ग के भीतर त्रिभुवन नारायण मंदिर, जिसे भोज मंदिर भी कहते हैं, का निर्माण करवाया था। बिल्कुल करवाया था भाई। और यही वो मंदिर है जिसका जीर्णोद्धार अपने पास राजा मोकल ने भी करवाया था, राणा मोकल ने। बिल्कुल याद आ रहा होगा। उसके बाद समिधेश्वर मंदिर भी कहते हैं, इसको याद रखना। तो इसमें तीनों कथन सही हो जाते हैं। क्या होते हैं भाई? तीनों कथन सही होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ? मेवाड़ के शासक महाराणा कुंभा। ये प्रश्न बहुत ही सरल है भाई कि शासनकाल और राजनीतिक संधियों की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देखो प्रश्न थोड़ा सा इसमें क्या है, ये सरल बन गया। तब ऐसा मत समझ लेना कि सर इतने भी सरल आते क्या, नहीं आते नहीं है, लेकिन कोई नहीं। जैसे कुंभा के सामंतों द्वारा रणमल की हत्या की गई थी भाई, तो किसके द्वारा की गई थी, किसके सहयोग से? तो और भारमली दासी के सहयोग से की गई थी। याद आ रहा होगा बिल्कुल। और राव जोधा और कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि हुई थी, वो किसके मध्यस्थता से हुई थी? हंसाबाई की मध्यस्थता से हुई थी। और ये कौन थी भाई? ये आपके पास राणा कुंभा की दादी थी। और अपने बात करें जोधा की, तो ये जोधा की बुआ भी थी। याद आ रहा होगा? कुछ नहीं याद आ रहा तो मैंने पीछे इतिहास बताया था। अभी यहाँ पे अभी इतिहास से थोड़ा सा चलिए मैं बता देता हूँ। ये जोधपुर के राजा जो रणमल थे उनकी बहन थी, और ये अपने पास क्या रणमल के बेटे थे। और रणमल की हत्या करवाई थी ना, या कुंभा के सामंत द्वारा रणमल की हत्या, ये अपने पास राव जोधा के पिता थे, और ये जो है वो इसकी बहन थी। अब ये पीछे की कहानी अगर थोड़ा सा मैं बताऊं तो राणा लाखा की पत्नी थी। राणा लाखा के बारे में पढ़ा होगा ना, जिसका बेटा राव चुंडा है, वो अपने पास रणमल की बहन हंसाबाई से क्या है, शादी करवा देता है। किस शर्त पे? कि इससे जो बेटा होगा वही अपने पास मेवाड़ का शासक बनेगा। अब याद आ गई होगी थोड़ी घटना, अभी सारी घटना सुनाऊंगा तो फिर याद नहीं, अपने पास पेपर नहीं होगा पूरा। चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी ना, किसके विरुद्ध हुई थी? अपने महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी। और कब हुई थी ये 1456 ईस्वी में हुई थी। कुंभा की माता का नाम ये सौभाग्य देवी था। तो ये प्रश्न थोड़ा सा इजी कैटेगरी का हो गया है, चलिए कोई बात नहीं है। और अपने पास थोड़े कथन वाले प्रश्न ज़्यादा ही हो रहे हैं। अगले प्रश्न में हम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सरल प्रश्न बनाएंगे और उनकी व्याख्या अधिक करेंगे, है ना। ये करेंगे अपन चेंज। क्या महाराणा रायमल 1473 से 1509 ईस्वी के शासनकाल से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब ये कथनों के प्रश्न थोड़े हैं अपने राजस्थान के इतिहास से संबंधित। इसके बाद में जो दूसरा टॉपिक है उसमें थोड़े कम आएंगे भाई, चिंता नहीं है। महाराणा रायमल का विवाह मारवाड़ के राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी के साथ हुआ, जिन्होंने अपने पास चित्तौड़ में प्रसिद्ध गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया था। बिल्कुल सही बात है भाई, ये क्या है? सही कथन है।
और इसके बाद में रायमल के प्रतापी पुत्र पृथ्वीराज, कौन से, सिसोदिया, पृथ्वीराज सिसोदिया को इतिहास में उड़ना राजकुमार कहा जाता है और उनका कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है, स्मारक बना हुआ है। रायमल के 3 बेटे थे जिनमें पृथ्वीराज सिसोदिया जिसको है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, उड़ना राजकुमार के नाम से कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत तेज गति से दुश्मनों पर आक्रमण किया करते थे, इसीलिए कहते हैं। इसके बाद में रायमल के बाद मेवाड़ के शासक बनने से पूर्व राणा सांगा ने अपना अज्ञातवास चित्तौड़गढ़ में नहीं बिताया भाई। यहाँ पे छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे गलती हो गई, तो यहाँ पे इन्होंने अजमेर में बिताया था। जब अपने पास भाइयों में संघर्ष हो रहा था ना, अपने पास जैसे क्यों ना पृथ्वीराज है और इसके अलावा अपने पास राणा सांगा है और एक उनका जो भाई था, इसमें अपने पास आपस में जब संघर्ष होता है तो राणा सांगा क्या करते हैं, अजमेर में आसा शाह के पास है ना, आसा शाह के पास अपना अज्ञातवास समय बिताते हैं। बस तो इसमें पॉइंट 1 और 2 गलत सही हो जाते हैं भाई, केवल x और 2 y सत्य हो जाते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को थोड़ा ध्यान से देखना जरूरी है। नेक्स्ट है राजा रावल तेज सिंह के बारे में प्रश्न आते हैं भाई, बिल्कुल आते हैं, अभी 2nd ग्रेड में भी आया था। कुछ याद है कि नहीं है, मैंने बताया था भाई। और जैसे मैंने एक अपने पास आंसर क्या, एक तो आंसर की और एक अपने पास क्या है, थोड़ी कट ऑफ बता दी मैंने। अब कट ऑफ के बारे में ये बवाल मचा हुआ है भाई, क्या बचा हुआ है, जो कट ऑफ मैंने बताई ना इंग्लिश की 2nd ग्रेड की, उसके बारे में ये बवाल मचा हुआ है कमेंट बॉक्स में कि इतनी जाएगी, आपने एग्ज़ाम दी है क्या, आपने पता नहीं कब दी है, क्या है। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं ना, ऐसे जो तैयारी करने वाले हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि आप कुएं के मेंढक बनना छोड़ दो, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, दुनिया चांद पे निकल चुकी है, तो तैयारी करने वाले बहुत हैं भाई, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए ये बीच में बात थोड़ी सी मैं ऐसे ही बताने चला गया भाई। रावल तेज सिंह के बारे में कथनों पर विचार करें तो क्या है, इन्होंने चालुक्य शासकों के प्रभाव में आकर, चालुक्य जो शासक थे वो ऐसे भारी भरकम उपाधियां लेते थे, जैसे महाराजा धीराज है, उमापति है, प्रौढ़ प्रताप है, जैसी भारी भरकम उपाधियां ली थी, बिल्कुल लिए। इनके शासनकाल में 1261-62 में मेवाड़ चित्रशैली का सबसे प्राचीन और प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ताड़ के पत्तों पर चित्रित किया गया था, बिल्कुल किया गया था। तो कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है, बिल्कुल है। अच्छा नेक्स्ट बात करें हल्दी घाटी के युद्ध के विभिन्न विद्वानों द्वारा दिए गए नामों का सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है, अभी कर देते हैं। अच्छा अबुल फजल ने इसे क्या कहा भाई, इसे अपने पास खमनोर का युद्ध कहा है। क्या कहा है, खमनोर का युद्ध। बुदायूनी ने इसे गोगुंदा का युद्ध कहा है और जेम्स कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपिली कहा है। कौन सा युद्ध है ये, अपने पास हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अपने महाराणा प्रताप है जो अकबर की सेनापति का नेतृत्व कौन कर रहे थे, मान सिंह कर रहे थे ना, ये नुसरत खां उनकी सेना में शामिल था। तो ये थोड़ी सी ध्यान में रख लेना भाई। इसके बाद में बात करें राणा मोक्कल, याद आ गया अब, मोक्कल जो अभी थोड़ी देर कहानी सुना रहा था ना, 1421 से 1433 ईस्वी के धार्मिक और स्थापत्य कला से जुड़े, है ना, धार्मिक और स्थापत्य कला से जुड़े योगदानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। अब की बार एक और चेंज करेंगे हम, चिंता मत करो, बदलाव करना जरूरी है। अब की बार जो 5वां मॉडल पेपर पढ़ेंगे उसमें हम थोड़ा सा बदलाव करेंगे। हम एक पॉइंट, एक जो टॉपिक है उसके पहले क्वेश्चन शामिल करेंगे, मिक्स में नहीं करेंगे, ताकि आपको थोड़ा और आसानी से समझ में आ जाए भाई। आपको समझाने के लिए कुछ भी करेंगे भाई। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित राजा भोज द्वारा निर्मित त्रिभुवन नारायण मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। अभी बता के आया था, राणा मोक्कल ने करवाया है। मोक्कल द्वारा जीर्णोद्धार कराए जाने के बाद इस मंदिर को वर्तमान में मोक्कल मंदिर या समिधेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये तो बात मैंने बता दी है, तो ये दोनों ही कथन सही हो जाते हैं। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, महाराणा करण सिंह, यानी करण सिंह का शासनकाल करें तो कब है, 1620 से 1628 के बीच में भी। कि मुगल दरबार और स्थापत्य से संबंधों के बारे में कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सही है। अच्छा बात करते हैं करण सिंह के बारे में। करण सिंह कौन, अमर सिंह के बेटे। महाराणा करण सिंह मेवाड़ के ऐसे पहले शासक थे जो कि शासक बनने से पूर्व मुगल दरबार में मनसबदार के रूप में उपस्थित हुए थे, बिल्कुल हुए थे भाई। कौन सी अपने पास मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, 1615 में हुई थी कि नहीं हुई थी। और 1615 में जो मेवाड़ संधि हुई थी वो किसके मध्यस्थता से हुई थी। करण सिंह अपने पिता अमर सिंह को समझाते हैं, क्योंकि वो अपने पास मुगलों के और आक्रमण को सहन नहीं कर सकते थे। तब जाके अपने पास ये मुगलों से संधि करते हैं और अमर सिंह शर्त ये रखते हैं कि राजा स्वयं मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा।
तो मुगलों ने उनकी बात को स्वीकार करते हुए कहा कि उसे अपने बेटे करण सिंह को दरबार में भेजना होगा। तो करण सिंह अपने पास मुगल दरबार में रहते हैं, राजकुमार रहते हुए, राजा बनने के बाद में नहीं। तो राजा बनने से पहले बिल्कुल हुए भाई। इन्होंने मुगल शहजादे खुर्रम के विद्रोह के समय उन्हें मेवाड़ में शरण दी थी, बिल्कुल दी थी भाई, है ना। शहजादे खुर्रम, खुर्रम कौन? शाहजहां। कौन भाई? शाहजहां भाई, है ना, शाहजहां को उसने क्या शरण दी थी। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है महाराणा करण सिंह के बारे में। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करवाने के लिए भेजे गए 4 शिष्टमंडलों में दूतों का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है। तो देखो, इसमें अपने पास सबसे पहले खास बात बता देता हूँ। जय माँ भवानी नाम आप लोगों ने बहुत बार याद कर लिया होगा, सूत्र है ना, हाँ, तो ये तो आप कर दोगे। तो सबसे पहले अपने पास जलाल खां गया था, उसके बाद में मान सिंह गया था, उसके बाद में भगवान दास गया था और अंत में टोडरमल गया था। तो ये सन अपने पास क्या है, ये जलाल खां 72 में गया था, बाकी सारे 1573 में गए थे। बस डेट का फर्क हो जाता है, तो डेट अगली बार बता देंगे, चिंता नहीं करनी है। तो जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास और टोडरमल, ये 4 क्रम सही है। नेक्स्ट बात करें, चित्तौड़ के द्वितीय शाक्य 1534 से 35 के समय मेवाड़ के शासक राणा विक्रमादित्य और उनकी माता कर्मावती के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए भाई। अच्छा, इन कथनों पर विचार करें तो गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534-35 में चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, बिल्कुल किया था भाई। यही समय था जब अपने पास द्वितीय शाखा होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, राजमाता कर्मावती ने रणथंबोर का किला बहादुर शाह को सौंपकर शुरुआत में संधि का प्रयास किया था, बिल्कुल किया था भाई। जो राजमाता कर्मावती थी, इन्होंने क्या सोचा कि शायद मैं इसका सामना तो नहीं कर पाऊंगी, तो वो क्या करते हैं, रणथंबोर का किला उसे सौंप देती है और कहते हैं कि हम संधि करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो नहीं होता है सफल। युद्ध के दौरान कर्मावती ने रावल बाघ सिंह को राणा सांगा का प्रतिनिधि बनाकर सेना सौंपी, जहां बाघ सिंह के नेतृत्व में पुरुषों ने केसरिया और कर्मावती के नेतृत्व में महिलाओं ने क्या किया था, जोहर किया था। ये बात सही है, तीनों कथन सही है भाई। ये तीनों कथन क्या होते हैं, हाँ, XYZ तीनों ही कथन ऐतिहासिक रूप से क्या है, सत्य हैं। तो बढ़िया प्रश्न है कि नहीं है, बिल्कुल है। इसके बाद में बात करते हैं मेवाड़ के रावल जेत्र सिंह 1213 से 1253 ईस्वी के काल में युद्धों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। जेत्र सिंह के बारे में अभी कर लेते हैं। जेत्र सिंह के बारे में, जेत्र सिंह ने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश को 1227 ईस्वी में बुताला के युद्ध में बुरी तरीके से पराजित किया था, बिल्कुल किया था भाई। अपने पास इल्तुतमिश ने क्या है, अपने पास जेत्र सिंह ने इल्तुतमिश को क्या पराजित किया था बुताला के युद्ध में, याद रखना कब हुआ था, 1227 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, इस युद्ध के दौरान इल्तुतमिश की भागती हुई सेना ने मेवाड़ की तत्कालीन राजधानी नागदा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, बिल्कुल किया था भाई। अब वापस जब अपनी सेना भाग के जा रही थी, तो भारतीय सेना ने क्या किया, नागदा के जो लोग हैं, जो घर बार है, वहाँ की आर्थिक संपत्ति, जो अपने पास संपत्ति है, उनको नष्ट कर दिया भाई। तो ये भी कथन सही है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नागदा के विनाश के बाद जेत्र सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से चित्तौड़ को मेवाड़ की नई राजधानी, स्थायी राजधानी बनाया भाई। क्या है, स्थायी राजधानी बनाई है यहाँ पे, किसने, रावल जेत्र सिंह ने। इसके बाद इन ऐतिहासिक तथ्यों की पुष्टि जयसिंह सूरी द्वारा रचित नाटक हमीर मद मर्दन और चिरवा क्या है, शिलालेख, ये नाम याद रखना भाई, ये दोनों बढ़िया है भाई पॉइंट। हमीद मर्दन और चिरवा शिलालेख 1273 से होती है, बिल्कुल होती है भाई। ये सूचना जो ऊपर वाली है ना, ये हमें कहाँ से मिलती है, ये हमें मिलती है अपने पास जयसिंह सूरी द्वारा रचित हमीर मद मर्दन, नाम याद रखना, और चिरवा शिलालेख से प्राप्त होती है। तो ये तथ्य आधारित प्रश्न बढ़िया कमाल का है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, क्या महाराणा कुंभा को प्रदान की गई ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपाधियों को सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। सूची 1 में पहले दिया हुआ अभिनव भट्टाचार्य भाई। अभिनव भट्टाचार्य इसे क्यों कहा जाता है, ये इसे संगीत विद्या और विलन शैली का ज्ञाता होने के कारण कहते हैं। क्या भाई, अभिनव भट्टाचार्य क्यों कहते हैं, संगीत विद्या और विलन शैली का ज्ञाता होने के कारण कहते हैं। अच्छा, हाल गुरु क्या कहते हैं, हाल गुरु वो होता है जो पहाड़ी किलों दुर्गों में का स्वामी या विजेता होने के कारण कहते हैं, बिल्कुल सही है। छाप गुरु जो छापामार पद्धति से क्या है, युद्ध पद्धति अपनाता है, छापा में चलती सेना पे पीछे से हमला कर देना, वो होती है छापामार पद्धति। अच्छा, दान गुरु की बात करें तो विद्वानों और याचकों को मुक्त हस्त से दान देने के कारण कहते हैं। तो ये तो सारे मैच है भाई, तो ये याद भी कर लेना।
अच्छा, इसके बाद में बात करें कर्नल जेम्स टोड द्वारा राजस्थान के राजाओं को दिए गए उपनामों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। भाई कर्नल जेम्स टोड ने द्वारा क्या राजस्थान के राजाओं को, अभी देखते हैं। कर्नल टोड ने राणा हमीर को प्रबल हिंदू राजा का संज्ञा दी है, बिल्कुल सही है। कर्नल टोड ने राणा सांगा को उनके शरीर पर लगे 80 घावों के कारण सैनिकों का भग्नावशेष यानी सैनिकों का अंश कहा था, बिल्कुल कहा था। दोनों ही कथन सही है भाई, तो दोनों कथन आपके पास सत्य हो जाते हैं, है कि नहीं प्रश्न? बढ़िया। और मेरे हिसाब से आपका जो गोहिल वंश है वो भी खत्म हो जाएगा, थोड़ा सा बाकी रहेगा, वो अपने अगले पेपर में कर देंगे। तो 3 पेपर में अपने गोहिल वंश का खत्म, अपने क्या कंप्लीट हो गया टॉपिक। हल्दी घाटी के पश्चात अकबर द्वारा महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजे गए सैन्य अभियानों की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं भाई। अच्छा बताएं तो क्या 1578 का सैन्य अभियान बात करें तो शाहबाज खान, 1580 का सैन्य अभियान अब्दुल रहीम खान खाना, और 85 का अंतिम अभियान वो क्या है, जगन्नाथ कछावा। तो ये तीनों मैच है भैया अपने पास, क्या है, अपने तीनों कथन मैच है। तो ध्यान रख लेना 1578 का सैन्य अभियान जो अकबर ने भेजा था वो शाहबाज खान के नेतृत्व में, और अपने पास 1580 का सैन्य अभियान भेजा था वो भेजा था अब्दुल रहीम खान खाना के, और जो 85 में का अंतिम अभियान था वो अपने पास जगन्नाथ कछावा के नेतृत्व में भेजा था। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के अंतर्गत राणा हमीर देव के साहित्यिक और ऐतिहासिक साक्ष्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। क्या करेंगे भाई? कुंभा द्वारा रचित रसिक प्रिया में राणा हमीर को वीर राजा की उपाधि दी गई है, बिल्कुल दी गई है, दी है ना, पढ़ा है आप लोगों ने। राणा हमीर का शासनकाल 1326 में से 1364 तक रहा, जिसके बाद उनका पुत्र खेता यानी क्षेत्र सिंह जिसको कहते हैं मेवाड़ का शासक बना भाई, बिल्कुल सही बात है। राजवंश के क्या अंतर्गत राणा हमीर के बाद में कौन बने भाई? क्षेत्र सिंह, वो गद्दी पे बैठते हैं। तो ये दोनों ही कथन क्या हो जाते हैं? सही हो जाते हैं। तो चलिए फिर आगे बात करते हैं। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के शासनकाल 1652 से 1680 के दौरान मुगल राजपूत संबंधों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? अभी बता देते हैं। राज सिंह ने मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के जीर्णोद्धार पर रोक लगाने पर भेजी गई मुगल सेना का कड़ा प्रतिरोध किया था, बिल्कुल किया था भाई। जब अपने पास चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत करवा रहे थे तो ये कहा था अपने पास, ये किस संधि के तहत था कि भाई जो मेवाड़ है यानी शासक है वो अपने किले की मरम्मत नहीं करवाएगा, तो वो मेवाड़ मुगल संधि के तहत हुआ था, जो अभी बात करके थे ना अमर सिंह वाली, उसके तहत कहा गया था कि वो अपने पास जो किले ना, जो अपने पास दुर्ग उनकी मरम्मत नहीं करवाएगा था। तो ये जो दुर्ग की अपने पास मरम्मत करवा रहे थे तो मुगल सेना आई और विरोध करता है, तो उनका कड़ा प्रतिरोध किया था किसने? राज सिंह ने। अच्छा नेक्स्ट, राज सिंह ने मारवाड़ के अजीत सिंह और दुर्गादास राठौड़ को मुगलों के विरुद्ध सहायता दी और मेवाड़ में शरण दी। ये दोनों ही कथन सही है भाई, ए और बी दोनों कथन सत्य हो जाते हैं। दोनों कथन में और समझाने की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सिरोही क्षेत्र में अरावली की अत्यधिक तीव्र ढाल वाली और कटी फटी पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो इसमें अपन भाकर से नाम से जानते हैं भाई। क्या जानते हैं? भाकर के नाम से जानते हैं। अच्छा गिरवा क्या होती है? तो गिरवा आपके पास उदयपुर जो जिला है ना, उदयपुर जिले की जो पहाड़ी क्षेत्र है, तस्तरी नुमा पहाड़ी क्षेत्र, क्या है भाई? तस्तरी नुमा जो पहाड़ी क्षेत्र है, नुमा पहाड़ियों को कह देते हैं। ये लो मैं बता देता हूँ सीधे सी, ये कहते हैं किसको? अपन गिरवा को। मेवल अपने पास डूंगरपुर बांसवाड़ा है ना, ये क्या है भाई? डूंगरपुर और बांसवाड़ा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में फैला है भाई, है ना। ये इसको अपन क्या कहते हैं? मेवल कहते हैं। बोहराट आप जान, तो बोहराट का पठार जो है, बोहराट का पठार है भाई, ये कहाँ से है? ये आपके पास कुंभलगढ़ और गोगुंदा के मध्य है भाई, है ना। गोगुंदा के मध्य पठारी क्षेत्र को कहते हैं, के मध्य पठारी क्षेत्र को कहते हैं। तो अभी ये याद रख लेना, आप याद भी रख लोगे, मुझे पता है। अच्छा नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है? उदयपुर शहर के चारों ओर स्थित तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को भौगोलिक रूप से क्या कहा जाता है? अभी बता दिया मैंने। क्या कहते हैं भाई? उसको गिरवा कहते हैं। क्या कहते हैं? गिरवा। अब ये जो थली है ये अपने पास उत्तरी भाग जो है ना, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र का उत्तरी भाग जो उठा हुआ है उसे थली कहते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये बीकानेर में फैला हुआ है भैया ना, बीकानेर क्षेत्र के आसपास का जो क्षेत्र जो ऊंचा उठा हुआ ना, उसको थली कहते हैं। ये प्रश्न पहले भी समझा है। 56 की पहाड़ियाँ आपके पास कहाँ पे है? बाड़मेर में है, जिसको अपन क्या कहते हैं? 56 की पहाड़ियाँ। और कैसी है? गुबंदाकार है भाई, याद रखना। ये चित्तौड़गढ़ का ऐतिहासिक किला किस पठार पर बना है भाई? ये मेसा के पठार पर बना है।
कहाँ पे बना है? मेसा के पठार पर बना है। उड़िया का पठार आपके पास माउंट आबू से नीचे वाला, यानी जो अपनी सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट आबू, उसके नीचे है ये उड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार की बात करें तो अपने कहाँ? भीलवाड़ा में। और भोराट का पठार अभी पढ़ के आए हैं कुंभलगढ़ में, तो ये ध्यान में रख लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें क्या? अरावली पर्वतमाला में स्थित प्रमुख दर्रे जो नाल के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है भाई? अच्छा, देसूरी की नाल पाली में सही है, हाथीदरा उदयपुर में सही है, केवड़ा की नाल उदयपुर में सही है, सोमेश्वर की नाल आपके पास अजमेर में नहीं है, ये आपके पास पाली जिले में है भाई। कहाँ पे? ये पाली जिले में है सोमेश्वर की नाल, याद रख लेना भाई, अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट क्या दिया? उदयपुर में जयसमंद झील के पूर्व में स्थित अत्यधिक विच्छेदित कटा फटा उबड़ खाबड़ पठार क्या कहलाता है? तो ये लसाड़िया का पठार कहलाता है भाई। क्या कहलाता है? लसाड़िया का पठार कहलाता है। बाकी बोहराट का बता दिया, मेसा का बता दिया। ऊपरमाल का पठार कहाँ पे है? ये भीलवाड़ा में है भाई, तो ये ध्यान में रख लेना। ये तो छोटी सी बात है भाई। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट क्या? अरावली पर्वतमाला की ढालों पर मुख्य रूप से किस फसल की खेती व्यापक पैमाने पे होती है? तो अरावली के ढलानी जो क्षेत्र है ना, वहाँ पे मक्का की खेती ज़्यादा होती है भाई, है ना। दक्षिणी जो भाग है ना अपने पास, वहाँ पे अपने पास क्या ज़्यादा खेती कौन सी होती है? मक्का की होती है, याद रख लेना भाई। आदिवासियों द्वारा ज़्यादा खेती है वो मक्का की जाती है। प्रश्न आया था अभी अपनी इस सेकेंड ग्रेड के पेपर में। अरावली पर्वत श्रृंखला का मुख्य खनिज संयोजन क्या है जिसके कारण इन्हें इसे खनिजों का अजायब घर कहते हैं भाई? सीधी सी बात है, जहाँ पे खनिज ज़्यादा निकलेगा उसे खनिजों का अजायब घर कहेंगे। तो जो धात्विक खनिज है ना, इसके कारण से अपने पास ये है खनिज संयोजन, इसके कारण से इसको क्या कहते हैं? अपने पास खनिजों का अजायब घर भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करें, अजमेर में स्थित नाग पहाड़ और का भौगोलिक महत्व क्या है भाई? अजमेर में नाग पहाड़ जो है ना, वहाँ से अपने पास लूनी नदी का उद्गम होता है, इसलिए भाई जानते हैं, अपने पास सभी जानते हैं नाग पहाड़ से लूनी नदी का उद्गम होता है, तो ये ध्यान में रखना भाई। प्रश्न बढ़िया है, ऐसे प्रश्न भी आए हैं। अरावली श्रृंखला की चौड़ाई और ऊंचाई राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक पाई जाती है? आप बता सकते हो भाई। सर्वाधिक ऊंचाई और सर्वाधिक चौड़ाई है वो आपके पास दक्षिणी पूर्वी जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है, जो दक्षिणी भाग है ना, ये रहा भाई। दक्षिणी पश्चिमी भाग जो है वहाँ पे पाई जाती है। जैसे अपने पास ये राजस्थान है, क्यों है ना, ये राजस्थान हो जाता है। चलिए थोड़ा सा बढ़िया बना देते हैं, नहीं तो आप कहोगे सर बढ़िया नहीं राजस्थान बनता। चलिए बढ़िया, अरे बढ़िया बन भी नहीं रहा है मेरे से, मैं ऐसे बता देता हूँ भाई, है ना। ये अपने पास राजस्थान है और ये अरावली है, तो इसको 3 भागों में जब बांटते हैं तो ये जो अरावली है ना, इस अरावली में आपके पास क्या है? सबसे ज़्यादा ऊंचाई और सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, तो दक्षिणी पश्चिमी भाग होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे क्या? क्रास्का और कांकनवाड़ी के पठार किस राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य के अंतर्गत आते हैं भाई? ये थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न आ जाता है, क्रास्का और कांकनवाड़ी। अब बात करते हैं, आपको ऐसे अभयारण्य नहीं पता है, लेकिन अगर इसकी बात करें तो ये कौन से जिले में है? ये अलवर जिले में है भाई। कहाँ पे है? ये अलवर जिले में आते हैं। और अलवर जिले में आते हैं तो कौन सा अभयारण्य है अलवर में? सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य है। तो आपके पास क्रास्का और कंकनवाड़ी पठार है, वो सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य के क्या है? अधीन आते हैं, के अंतर्गत आते हैं। है कि नहीं है प्रश्न? हाँ, बिल्कुल ऐसे ऐसे प्रश्न आएंगे भाई। आगे चलते चलो, देखो अपने पास इतिहास हो गया राजस्थान का, राजस्थान की भूगोल चल रही है अभी तो। कर्नल टोड ने अरावली के पर्वतीय युद्ध मार्गों को देखते हुए किस दर्रे को मेवाड़ की थर्मोपैली और मैराथन कहा था? तो आप जानते हो भाई, हल्दी घाटी और दिवेर को कहा था उसने। हल्दी घाटी को तो थर्मोपैली कहा था और दिवेर को उसने क्या कहा था? मैराथन कहा था। ये दर्रे देख कर ही कहते हैं कर्नल जेम्स टोडिस को। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई कितनी है? समुद्र तल से अगर अपन बात करें तो औसत ऊंचाई वो आपके पास 930 मीटर आती है भाई। कितनी आती है? 930 मीटर आती है, अगर अपन एवरेज निकाल ले तो। को बात करते हैं नेक्स्ट क्या? अरावली पर्वतमाला की भूगर्भिक संरचना में किस प्रकार की चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है? तो क्वार्जाइट, सिस्ट और ग्रेनाइट है। तो यही तीनों पाई जाती है भाई, क्वार्जाइट, सिस्ट और ग्रेनाइट चट्टानें हैं वो अरावली पर्वतमाला में विशाल तौर से पाई जाती है। या संरचना जो है वो इन्हीं चट्टानों से बनी है अरावली की, याद रख लेना भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करें कथन, क्या अरावली पर्वतमाला राजस्थान में मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है भाई? हाँ बिल्कुल रोकती है। राजस्थान में मरुस्थल के पूर्व की प्रसार को क्या करती है? रोकती है। सही कथन है भाई। इसके बाद में अरावली पर्वतमाला राजस्थान के मध्य में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में एक अवरोधक के रूप में काम के विस्तृत में फैली है भाई। बिल्कुल फैली है, तो यही कारण है, कथन और कारण सही है और कारण व्याख्या भी सही कर रहा है भाई, है ना। मैंने एक बताया आप लोगों को, देखते हैं देखिए राजस्थान बनता है कि नहीं बनता। आपकी बात क्या थोड़ी सी कोशिश करेंगे, थोड़ी सी कोशिश करते हैं
तो ये लो, फिर थोड़ी सी कोशिश करने से कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये राजस्थान अपना, और इस तरीके से अरावली है। अब ये क्या करती है, ये जो राजस्थान है ना अपने पास, ये पूरे प्रसार को रोकता भाई। अब राजस्थान पूर्वी यही रहा, यही तो है, तो इधर अपने पास रेगिस्तान आने से रोकती है, बिल्कुल सही है। इसका कारण क्या है, कारण यही है कि अपने पास राजस्थान को कर्ण के रूप में, है ना, कर्ण के रूप में काटती है, अवरोधक का कार्य करती है, तो जो रेगिस्तान है वो इस तरफ बढ़ ही नहीं पाता है। तो कथन और कारण दोनों सही है, और अपने पास जो कथन कारण है वो इसकी व्याख्या भी सही कर रहा है, सही कारण भी है। इसके बाद में बात करें, मालखेत की पहाड़ी और हर्ष की पहाड़ी अरावली के किस क्षेत्रीय भाग के अंतर्गत आते हैं। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पहाड़ियां हैं कहाँ, किस जिले में। तो मालखेत और हर्ष की पहाड़ियां आपके पास सीकर जिले में है। कहाँ है भाई, ये सीकर जिले में है। और अगर सीकर जिले की बात करें तो सीकर जिला अरावली के कौन से क्षेत्र में आता है, तो उत्तरी अरावली के मध्य आता है भाई, उत्तरी अरावली में आता है सीकर जिला। और अगर सीकर जिला ही आपके पास उत्तरी अरावली में है, तो ये पहाड़ियाँ भी आपके पास उत्तरी अरावली में आएगी, बिल्कुल आएगी कि नहीं, है ना, समझना पड़ता है इसको थोड़ी सी। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य स्थित अरावली के पृथक पठारी और पहाड़ी भूभाग को क्या कहा जाता है, जो देवगढ़ के पास स्थित है। अच्छा, इसको कहेंगे राजसमंद और इस भीलवाड़ा के मध्य, तो इसको कहते हैं पीडमांट का मैदान। क्या कहते हैं, पीडमांट का मतलब उबड़ खाबड़ जो पठारी क्षेत्र होता है ना, उसको पीडमांट का मैदान कहते हैं, जो कि राजसमंद और भीलवाड़ा के मध्य है। अभी उपरमाल के बारे में बता क्या हूँ, भीलवाड़ा है, उसके आसपास का जो पथरीला क्षेत्र है वो क्या, तो उपरमाल होता है। भाकर आपके पास सिरोही में बता दिया, कटा फटा क्षेत्र। और गिरवा आपके पास तस्तरी नुमा जो उदयपुर में फैली है, अभी बता के आए हैं, तो इसमें दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है जालौर में स्थित डोरा पर्वत और इसराना भाकर किस प्रकार की चट्टानी पहाड़ियों का उदाहरण है, तो ग्रेनाइट है, राइओलाइट है, और अपने पास चट्टानी पहाड़ियाँ, तो यही सही है भाई। आपके पास किस श्रेणी में आता है, ग्रेनाइट और राइओलाइट चट्टानी पहाड़ियाँ हैं, कौन सी, जालौर में डोरा पर्वत और इसराना भाकर। अब ऐसे भी पूछ सकता है कि डोरा पर्वत और इसराना भाकर पहाड़ियाँ कहाँ पे है, तो प्रश्न ऐसे में सोच लेना, सर आपने तो ऐसे बताया था, वैसे आ गया है। आप ऐसे वैसे बहुत करते हो। परवेरिया दर्रा और शिवपुर घाट अरावली के किस भाग में आते हैं भाई, तो ब्यावर आपको पता है कहाँ पे है, अजमेर में है ना, ब्यावर आपके पास पता है अजमेर में है भाई, ये लो अजमेर कर देते हैं। और अजमेर की बात करें तो अजमेर कहाँ पे आता है, अजमेर आता है आपके पास मध्य अरावली में। कहाँ आता है भाई, मध्य अरावली में आता है। तो आपके पास जो दर्रे हैं ये कौन सी अरावली में आएंगे, ये मध्य अरावली में आएंगे। यानी कहने का मतलब प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन कर सकता है, बाकी प्रश्न ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं भी है। अच्छा, भारत के प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य कथन की बात करनी है। यह भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, बिल्कुल सही बात है भाई, ये अपने पास सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है प्रायद्वीपीय पठार। इसके बाद में इसकी आकृति एक त्रिभुजाकार मेज के समान है, जिसका आधार उत्तर और शीर्ष दक्षिण में कन्याकुमारी की तरफ है, बिल्कुल है भाई। ये जो है ना, बिल्कुल ये आपके पास किस तरीके से फैला हुआ भाई, ये आपके पास इस तरीके से फैला हुआ है। तो ये जो है ना, ये जो अपने पास शीर्ष है वो दक्षिण कन्याकुमारी की तरफ आता है, प्रायद्वीपीय पठार का, तो ये याद रखना भाई। और इसका ढलान है वो अपने पास पूर्व की तरफ है। इसका कारण है अपनी जो नदियाँ हैं वो सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है ना, ये कारण है। ये भी सही है। यह मुख्य रूप से रूपांतरित और आग्नेय चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और नीस से बना है, बिल्कुल सही है। इस पठार पर कोई नदी भ्रंश घाटी में नहीं बहती है, ये गलत है भाई। बहती है यहाँ से नदियाँ, और ये नदियाँ बहकर आपके पास कहाँ जाती है, ये सीधे बंगाल की खाड़ी में जाती है। ये बंगाल की खाड़ी में जाने का कारण क्या है, इसका पूर्वी ढाल होना होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट का दक्कन ट्रेप के संदर्भ में, यानी दक्कन का जो पठार है उसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। अगर मैं बात करूं तो ये कथन यही सत्य है, ये बेसाल्टिक लावा के प्रवाह से निर्मित काली मिट्टी का क्षेत्र है, बिल्कुल यही कथन सत्य होता है दक्कन पठार के बारे में, तो याद रख लेना भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर क्यों कहा जाता है भाई। रूर क्षेत्र कौन सा आता है, जहाँ पे अपने पास धात्विक खनिज है, धात्विक खनिज है वो ज़्यादा निकलते हैं। यह अत्यधिक कृषि उत्पादन होता है, नहीं होता है यहाँ, यहाँ पे यह खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संपन्न क्षेत्र है, इसलिए कहते हैं रूर क्षेत्र। क्यों, जर्मनी का रूर क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है कि अपने पास लोहा है, इसके ज़्यादा निकलता है, इसीलिए भारत का जो रूर है वो किसे कहते हैं, अपने छोटे नागपुर पठार को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भारत का सबसे संपन्न क्षेत्र है खनिजों की दृष्टि से, तो बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई।
मालवा पठार के संदर्भ में उत्कात भूमि यानी बीहड़ निर्माण के लिए कौन सी नदी पूरे भारत में कुख्यात है, इसकी बात करें तो कौन सी, मालवा के पठार में चंबल, यमुना, माही, लूनी तो नदी है भाई। मालवा के पठार के संदर्भ में उत्कात भूमि आप सीधे जानते हो कौन सी, चंबल नदी करती है भाई। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया, सूची पठार 1 है और सूची 2 मुख्य अवस्थित राज्य से संबंधित है, सुमिलित करना है भाई। अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या हो जाएगा, बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहाँ पे है भाई, तो ये आपके पास उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पे है। दंडकारण्य का पठार वो छत्तीसगढ़ में है, कहाँ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में है। और अगर बघेलखंड की बात करें तो ये आपके पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मैसूर का पठार आपके पास कर्नाटका में है। तो प्रश्न आप देख लेना, अब बढ़िया प्रश्न हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट आप लोगों के पास दिया हुआ है, कर्नाटक पठार के पश्चिमी अत्यधिक ऊंचे और वनाच्छादित पहाड़ी भाग को क्या कहा जाता है। ये कर्नाटक पठार के पश्चिमी अत्यधिक ऊंचे भाग को मैदान, मलेनाड, बेंगलुरु पठार। और तो इसमें आपके पास कौन सा क्वेश्चन, जो ऑप्शन मलेनाड है ना, वो कहते हैं कर्नाटक पठार के पश्चिमी अत्यधिक ऊंचे और वनाच्छादित पहाड़ी भाग को क्या कहते हैं भाई, उसको मलेनाड कहते हैं। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या है, मेघालय के पठार शिलांग में स्थित चेरापूंजी और मासिनराम में विश्व की सर्वाधिक वर्षा होने का मुख्य भू आकृतिक कारण क्या है, पहाड़ियों की कीपाकार आकृति का होना होता है भाई। क्या होता है, कीपाकार आकृति का होना होता है, ऐसे बिल्कुल। तो उसमें क्या, बारिश वहाँ पे आती है, टकराती है, वहीं पे रुक जाती है, तो वो कीपाकार आकृति का होना इसका सही आंसर होता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट दिया हुआ दक्कन के पठार पूरी भाग को स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है, जिसे तेलंगाना रॉयल सीमा का क्या क्षेत्र शामिल है, तो इसे आपके पास, तो इसको कहते हैं अपने पास आंध्र का पठार, आंध्र पठार कहते हैं किसे, दक्कन की पठार पूरी भाग को स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है, जिसमें तेलंगाना और रॉयल सीमा का क्षेत्र शामिल है, तो आंध्र पठार कहते हैं। याद रखना भैया ये प्रश्न। इसके बाद में बात करते हैं कि अपने पास निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है, तो ये सीधी सी बात है, ये मालवा का पठार है भाई, है ना, मालवा का पठार है, जिसमें अपने चंबल नदी के बारे में अभी प्रश्न पढ़ा है और इनके बारे में अभी बात करके आए, तो दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। रांची का पठार, हजारीबाग का पठार एक दूसरे से किस नदी घाटी द्वारा अलग होते हैं, दामोदर नदी घाटी है, स्वर्ण रेखा है, हुगली और महानदी है, तो वो क्या है, दामोदर नदी घाटी है, जो आपके पास किसको, रांची का पठार और हजारीबाग का पठार जो है ना, उसको एक दूसरे से अलग करती है। अब ये भारत का जो भूगोल है ना, ये थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन प्रश्न आएंगे भी इसके भी। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ से राजनीति शुरू हो जाती है अपनी, तो कितने टॉपिक हो गए, राजस्थान का इतिहास चल रहा है, राजस्थान के भूगोल चल रहा है, और अपने पास भारत का भूगोल चल रहा है, और राजनीति आ गई। राजनीति में बात करें तो देखो प्रश्न राजनीति के बहुत ही शानदार है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति और उनके दार्शनिक आधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों का गहराई से परीक्षण कीजिए। गहराई से करवाने के लिए मैं हूं ना आप लोगों के पास। क्या नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक वर्णित है और इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। बिल्कुल सही बात है भाई। अच्छा, मूल अधिकारों की तरह नीति निर्देशक तत्व भी प्रकृति में वाद योग्य हैं, ये अभी समझा देता हूँ क्या है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तत्वों को भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता कहा है, बिल्कुल सही बात है। अब एक छोटी सी बात बता देता हूँ, मूल अधिकारों के लिए अपने क्या है, जो व्यक्ति है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, नीति निर्देशक तत्वों के विरोध में अपने पास वो नहीं जा सकता है, तो ये वाद योग्य नहीं है भाई। नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य बिल्कुल नहीं है, यानी इनके खिलाफ आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। तो बस यही आपके पास हो जाता है। तो कथन 1 और 3 तो सत्य है और 2 पूर्ण क्या है, कथन 1 और 2 सत्य, परंतु 3 असत्य हो जाता है। 3 है क्या, नहीं 2 असत्य हो जाता है भाई। कहाँ पे 1 और 3 सत्य हैं और 2 असत्य हो जाता है। आप बीच बीच में ऐसे घबराना नहीं कि गुरुजी क्या बता रहे हो। नीति निर्देशक सिद्धांतों की सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है भाई। अगर इसमें बात करें तो आपके पास क्या हो जाता है, अनुच्छेद 39(1) में क्या बात कही गई है, तो वो बात कही है सामान्य न्याय और गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी हुई है, 39(a). अच्छा, अनुच्छेद 41 में क्या है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में क्या है, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है, वो आपके पास किस में है, अपने पास नीति निर्देशक तत्वों में बात करें तो अनुच्छेद 41 में है। अनुच्छेद 42 की बात करें तो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं और मातृत्व सहायता से संबंधित अगर कोई प्रश्न पूछ सकता है तो याद रखना अनुच्छेद 42 नीति निर्देशक तत्वों की बात पूछेगा।
अनुच्छेद 43 की बात करें, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों यानी मजदूरों की भागीदारी इससे संबंधित है। तो ये सारे मैच है भाई, इसमें कोई अपने पास कुछ ऊपर नीचे नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 44 की बात करें तो नीति निर्देशक तत्वों वाले जो प्रश्न है ना जितने भी, वो यहाँ से आएंगे, सीधे ध्यान में रखना भाई। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य देश के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है। बिल्कुल सही बात है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने इसे केवल उदार बौद्धिक और सिद्धांतों के तहत शामिल किया है। बिल्कुल किया है। भारत का गोवा राज्य आज़ादी के बाद से ही लंबे समय तक एकमात्र ऐसा राज्य रहा जहां पुर्तगाली सिविल कोड के कारण समान नागरिकता संहिता लागू रही। बिल्कुल तीनों ही कथन सही होते हैं, आपके पास 10 सही हो जाता है। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन और महात्मा गांधी के दर्शन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी कर लेते हैं विचार। अनुच्छेद 40 के तहत राज्य को ग्राम पंचायतों का गठन करने और उन्हें ऐसी शक्तियां प्रदान करने का निर्देश दिया गया जिसमें वे स्वशासन की इकाइयों के रूप में शामिल कार्य कर सके। सही बात है। इन निर्देशक तत्वों में शामिल यह अनुच्छेद मूल रूप से पूर्णतः समाजवादी विचारधारा पर आधारित है। इसका गांधीवादी दर्शन से कोई संबंध नहीं है, ना गलत बात। ये आपके पास समाजवादी विचारधारा पे नहीं है, ये गांधीवादी दर्शन से संबंधित है भाई। कौन सा अनुच्छेद 40। तो आपके पास वाई गलत है और एक्स वो सही है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स सही है परंतु वाई गलत है। तो ये ये ऑप्शन सही होगा भाई, मैं भी इसको गलत कर रहा हूँ। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में जोड़े गए नए प्रावधानों के संबंध में निम्न में से कौन सा असत्य है भाई। ये प्रश्न बढ़िया है, खतरनाक प्रश्न है। अगर आप सोच सकते हो तो इसका आंसर सोच के देख लो, नहीं बता पाओगे मुझे पता है। इसके द्वारा अनुच्छेद 39 में बच्चों के लिए स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करने का प्रावधान जोड़ा गया। बिल्कुल जोड़ा गया भाई, है ना। सुरक्षित प्रावधान, अवसरों को सुरक्षित करने का। इसके द्वारा अनुच्छेद 39 से जोड़कर समान न्याय व गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करवाई गई। अभी देख लेते हैं। हाँ, इसके बिल्कुल सही है भाई ये कथन। इसके द्वारा अनुच्छेद 43 बी जोड़ा गया जो सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन और लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देती है। नहीं, ये गलत है, अभी बात करेंगे। इसके द्वारा अनुच्छेद 48 जोड़कर पर्यावरण के संरक्षण, ये ध्यान में रखना भाई, तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा का निर्देश दिया गया था। बिल्कुल सही बात है। अब इसके बारे में क्या गलत है, तो सर इसमें यह गलत है क्योंकि ये 97वां संविधान संशोधन था और 2011 में अपने पास क्या है लागू, जो अपने पास हुआ था ना, इससे संबंधित है। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत आपके पास क्या है, इसमें अनुच्छेद 43 भी जोड़ा गया और उसमें सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन के बारे में अपने पास लोकतांत्रिक नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए ये जो संविधान संशोधन, ये क्या है अनुच्छेद, ये जोड़ा गया भाई। ये अब देख लेना, मैंने बातें बता दी हैं इसके बारे में। नेक्स्ट बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और न्यायपालिका से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के विशिष्ट अनुच्छेदों को सुमेलित कीजिए। अभी करवा देते हैं सुमेलित। अनुच्छेद 49 की बात करें तो इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। बिल्कुल मैच है भाई, ये अपने पास 49 में यही बात कही गई है। तो अपने पास राष्ट्रीय महत्व के अपने स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण है, वो अनुच्छेद किसके तहत आता है, नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 49 के तहत आता है। अनुच्छेद 50 की बात करें तो क्या कह रहा है, इसके सामने कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। बिल्कुल सही बात है भाई, यानी जो कार्यपालिका है वो आपके पास न्यायपालिका से क्या है उसका अलग किया गया है, तो ये अनुच्छेद 50 में है। 51 में क्या अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि है और 47 में बात करें तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार है। तो ये सारे मैच है भाई, इसमें ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, ये याद करने है वाले पॉइंट है। इसके बाद में बात करें नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के मध्य संबंधों और टकरावों के ऐतिहासिक न्यायिक मामले के संदर्भ में कौन से कथनों की जांच कीजिए। प्रश्न पक्का पूछेगा यहाँ से, कोई न कोई क्या पूछेगा भाई, यहाँ से प्रश्न आएगा। अच्छा कौन सा आएगा सर, अच्छा बता देते हैं कौन सा आएगा भाई, मैं सही लिख देता हूँ नहीं तो कहोगे। क्या चंपकम दोराई राजन मामले 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच कोई टकराव आता है तो मौलिक अधिकार प्रभावी होंगे, यही कहा था 1951 में सर्वोच्च न्यायालय ने। गोलकनाथ मामले 1967 में न्यायालय ने व्यवस्था कर दी कि संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए भी मौलिक अधिकारों में किसी प्रकार की कटौती या संशोधन नहीं कर सकती है। तो ये भी सही बात है भाई, ये गोलकनाथ मामले में कहा था।
तो इससे भी समस्या हुई थी बाद में। देखो बात मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में न्यायालय ने ये व्यवस्था दी कि भारतीय संविधान मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के बीच संतुलन के सिद्धांत पर काम करेगी। तो तीनों ही भाई ये पूर्णतः कथन सत्य है, ये तीनों याद कर लेना भाई मामले जो मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट बात करें, हाँ नेक्स्ट बात, नेक्स्ट बात करें संविधान के अनुच्छेद 45 बालपन की पूर्व देखरेख और शिक्षा का प्रावधान के ऐतिहासिक विकास के संदर्भ में विचार कीजिए। भाई अभी करवा देते हैं क्या है, संविधान के अनुच्छेद 45 में बालपन की पूर्व देखरेख का ध्यान में रखना भाई नाम। मूल संविधान के अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक के बच्चे के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का निर्देश था, बिल्कुल सही बात है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा इसके विषय वस्तु को बदला गया और 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बालपन की देखरेख का प्रावधान किया गया, बिल्कुल किया गया भाई। इस संशोधन के बाद ही शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21(a) के तहत मौलिक अधिकार बना है, बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन आपके पास बहुत ही शानदार तरीके से बता दिए हैं मैंने, याद कर लेना भाई। हाँ अच्छा, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों को विद्वानों द्वारा दी गई विभिन्न उपमाओं और कथनों की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभी करते हैं। केटिसा ने इसे क्या कहा है भाई, इसने केटिसा ने कहा यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान विश्व बैंक की इच्छा पे छोड़ दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। यानी अपने पास राज्य अपने इसको डिसाइड कर सकता है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने क्या कहा है, नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है, बिल्कुल कहा है भाई। टीटी कृष्ण ने इसे भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा घर कहा है, ये पॉइंट आप याद करना। टीटी कृष्णामाचारी जो थे ना, इन्होंने कहा ये भावनाओं का एक स्थायी कूड़ा है, तो इसे छोड़ दो भाई। सर आइवर जेनिंग्स क्या कहते हैं, इसे पुण्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहते हैं, पुण्य आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। तो ये सारे मैच है भाई, तो ये 1 2 3 4 इसमें पॉइंट हो जाता है। तो चलिए आगे। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर का परीक्षण कीजिए। अभी करवा देते हैं। अनुच्छेद 48 के तहत राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा तथा गाय बछड़ों और अन्य दर पशुओं का वध पर प्रतिषेध करेगा। यही वो एक तथ्य है जिसके तहत अपने क्या है, जो पशुओं की जो हत्या होती है या पशुओं को काट के बेचा जाता है, वो इसी के तहत है, उनसे अनुमति लेनी पड़ती है भाई। अच्छा, अनुच्छेद 48 को संविधान लागू होने के समय ही मूल रूप से शामिल किया गया था और इससे बाद में संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया। अनुच्छेद 48 तो इसमें अगर बात करें तो ये थोड़ा तथ्य है, ये गलत हो जाता है भाई। क्यों? क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन में ही जोड़ा गया था, जो कि अपने पास क्या है, अपने पास 1976 में क्या है संशोधन किया गया था, उसके तहत मूल संविधान में ये पॉइंट नहीं था, तो ये 48 हो जाता है। इसमें एक सही और क्या है बी गलत हो जाएगा, पूर्णतः गलत सत्य है, तो ये पॉइंट हो जाएगा भाई। अच्छा, नेक्स्ट बात करें तो क्या दिया, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बौद्धिक में वर्गीकृत किया गया है भाई। इसमें बात करें निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पूर्णतः गांधीवादी सिद्धांतों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है, तो अनुच्छेद 43 ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी से आधार पर बढ़ावा देना। अनुच्छेद क्या है 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। और 47 नशीले पेय पदार्थ होते हैं ना, दारू वगैरह जिसको कहते आप दारू, जहाँ स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध करना है। तो इसमें अपने पास ये तीनों अनुच्छेद क्या है, कथन के पास क्या है, तीनों ही सही हो जाते हैं। अब इसमें बात करें और कौन से आते हैं गांधीवादी सिद्धांतों पे, तो अनुच्छेद 40, 43A, 46, 47 और 48 ये सारे अनुच्छेद पूर्णतः गांधीवादी सिद्धांतों पे के अंतर्गत वर्गीकृत किए गए हैं। तो ये सिद्धांत भी आपको याद कर लेना है, इनके तहत क्या बताया गया है वो आप खुद देख लेना भाई। इसके बाद संविधान के भाग 4 से बाहर स्थित कुछ ऐसे निर्देशों के संदर्भ में विचार कीजिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की तरह ही कार्य करते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 350(1) के तहत प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य है कि वह प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा, बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 351 के तहत संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए और उसे विकसित करे, ये भी सही बात है। अनुच्छेद 335 के अनुसार संघ व या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां
करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावों का ध्यान रखा जाएगा। बिल्कुल सही बात है, तीनों कथन सही है भाई, तो ये देख लेना है ना, तीनों कथन कहाँ पे, तीनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत दिए गए विभिन्न आर्थिक न्याय के सिद्धांतों की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। अभी करवा देते हैं। क्या 39A की बात करें तो क्या कहा, ये सारे मैच है भाई, मुझे पता है ये सारे मैच है। तो सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। अनुच्छेद 39B के तहत क्या है, समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व नियंत्रण इस प्रकार हो क्या है, साध्य हो सके भाई, वहाँ पे साध्य। अनुच्छेद 39C में है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो। और 39D ये पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन कही गई है। तो ये पॉइंट ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है 39D, है ना, ये याद रख लेना। स्त्रियों और पुरुषों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन है, वो किस में है, अनुच्छेद 39D में है भाई। अच्छा, 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा जोड़े गए ऐतिहासिक अनुच्छेद 331C यानी 31 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अभी करवा देते हैं। इसके तहत ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य अनुच्छेद 39B और 39C में निहित नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए कोई कानून बनाता है तो उसे इस आधार पर अमान्य नहीं ठहरा जाए कि वह अनुच्छेद 14, 19 और 31 द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को उल्लंघन करता है। बिल्कुल सही बात है, 25वां संविधान संशोधन याद रखना भाई। सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती मामले 1973 में अनुच्छेद 31C के तहत ये प्रावधान को संवैधानिक और वैध माना है। ये दोनों कथन सही है भाई, क्या है, ये दोनों कथन सत्य है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्वों के महत्व और उनके लागू होने के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए भाई। अगर इसमें बात करें तो भारत सरकार द्वारा लागू किए गए भूमि सुधार कानून, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 और मातृत्व लाभ अधिनियम 1961 वास्तव में नीति निर्देशक तत्वों को व्यवहारिक रूप देने के उदाहरण है। सही बात है। 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों से संबंधित एक नया निर्देशक अनुच्छेद 43B जोड़ा गया है। सही है भाई, ये दोनों कथन सही है, तो दोनों कथन सत्य है भाई। कहाँ पे है, ये रहे 1 और 2 दोनों पूरी तरीके से सत्य हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 37 के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर इसमें बात करें तो ये तत्व देश के शासन में मूलभूत और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ये तत्व किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है और इन्हें उल्लंघन करने पर सजा दी जा सकती है, नहीं दी जा सकती भाई। यह तत्व केवल केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी राज्य नहीं, बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद न्यायालय इनके आधार पर किसी भी अधिनियम को असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकता नहीं कर सकता भाई। तो अनुच्छेद यही है आपके पास, कौन सा सही है, यह तत्व देश के शासन में मूलभूत और कानून बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। इसी के आधार पर अपना एक समाज वो अच्छा समाज बन सकता है। इसके बाद बात करते हैं संविधान के भाग 4 में वर्णित राज्य की परिभाषा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। अगर बात करें संविधान के भाग 4 में तो अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के अनुच्छेद 12 में दिया गया है। बिल्कुल दिया गया है भाई, ये सही बात है। इसके अंतर्गत केवल भारत की संसद और केंद्र सरकार ही शामिल है, राज्य के विधानसभा स्थानीय पंचायतें इसके दायरे से बाहर नहीं है। तो विकल्प आपके पास ये गलत हो जाता है, कथन 2 है वो गलत है, तो कथन 1 सही हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाता है। अब देखो बात करते हैं नेक्स्ट आपके पास क्या दिया, नीति निर्देशक तत्वों के क्रमिक विकास और संशोधनों से जुड़ी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अभी करवा देते हैं। 42वां संविधान संशोधन उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी 43A बिल्कुल जोड़ा गया है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने 43A के बारे में। 44वां संविधान संशोधन क्या है, इसमें अपने पास आय, प्रतिष्ठा और अवसरों की समानता को कम करने का निर्देश 38 का खंड 2 है भाई। 86वां संविधान संशोधन 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की शिक्षा 45 की विषय वस्तु में बदलाव है ये भाई। इसके बाद 57वां संविधान संशोधन सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, ये बताया है मैंने आप लोगों को, तो सारे मैच है भाई। इसके बाद में क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक प्रावधान भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है बल्कि एक मौलिक कर्तव्य या नागरिक अधिकारों का हिस्सा है। अच्छा बात करते हैं, पुरुषों और स्त्रियों को दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन, अभी बताया नीति निर्देशक तत्व में है ना, दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है। वनों, झीलों, नदियों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना और उनका संवर्धन करना तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना, ये भाई अपने पास 51A
क्या है 51A में? 51A में मौलिक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य जिसको अपन कहते हैं, उसका हिस्सा ये है। तो ये अपने पास नीति निर्देशक तत्वों में नहीं बल्कि मौलिक कर्तव्यों में है। तो ये आपके पास क्या है, अपने पास किस में आ जाएंगे? नीति निर्देशक तत्वों में। ऑप्शन बी है वो आपके पास मौलिक कर्तव्य में। इसके बाद में बात करते हैं आयरलैंड के संविधान से भारत द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को ग्रहण करने के लिए ऐतिहासिक संदर्भ में दिए गए कथनों की जांच कीजिए। अभी करवा देते हैं। आयरलैंड ने इन तत्वों का मूल रूप से 1937 में अपने संविधान में स्पेन के संविधान से ग्रहण किया था। ये कथन आपको कहीं नहीं मिलेगा, बिल्कुल सही है। भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेशों के साधन ही वास्तव में 1950 में संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किए गए थे। दोनों कथन सही है भाई। कहाँ पे? ये रहे आपके पास, दोनों कथन पूरी तरीके से सत्य होते हैं। नेक्स्ट क्या है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। यहाँ से राजस्थान की अर्थशास्त्र शुरू हो जाती है भाई, है ना। इकोनॉमिक्स जो है ना वो यहाँ से शुरू होती है, जिसमें कृषि उद्योग सारे शामिल है। तो इसमें अपने पास क्या है? राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। करें तो राजस्थान में लगभग 81 प्रकार के खनिजों के भंडार है, जिसमें 57 प्रकार के खनिजों का वर्तमान में खनन हो रहा है। वोल्स्टनाइट, जास्पर और जिंक जिसको कहते हैं जस्ता में भारत में राजस्थान का 100% एकाधिकार है, लगभग एकाधिकार है भाई। तो अपने पास कथन 1 और 2 दोनों सत्य हो जाते हैं। अब थोड़ा फास्ट गति से पढ़ते हैं भाई। मंगला, भाग्यम, सूर्या और सरस्वती के संबंध में क्या सत्य है? ये कच्चे तेल के प्रमुख उत्पादन कुएं हैं। क्योंकि सरल प्रश्न है तो इसमें ज़्यादा बात ही नहीं करनी है। बाड़मेर में है ये सारे क्या है? बाड़मेर में है, तो ये भी याद रखना भाई। नेक्स्ट है राजस्थान में सीसा जस्ता के खनन क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो जावर माइंस आपके पास सीधी सी बात है, कहाँ? उदयपुर में ही है। रामपुरा अगुचा भीलवाड़ा में है। चौथ का बरवाड़ा सवाईमाधोपुर में है और राजपुरा दरेबा राजसमंद में है। तो ये सारे मैच है। तो चलिए आगे। नेक्स्ट है राजस्थान की पचपदरा रिफाइनरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन तकनीकी रूप से सही है? यहाँ यह HPCL और भारत राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है, जिसमें हिस्सेदारी का अनुपात 74-26% है। बिल्कुल है, 74:26 ही है। यह देश की पहली ऐसी रिफाइनरी है जो BS6 मानकों के अनुसार ईंधन और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ एकीकृत है। बिल्कुल सही बात है। यह बालोतरा पूर्व में बाड़मेर जिले में स्थित है। ये सभी सत्य हो जाते हैं, तो इसमें कोई और ज़्यादा राय नहीं है। संगमरमर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित कथनों की जांच कीजिए। जांच करें तो क्या दिया हुआ? मकराना का संगमरमर कैल्सिटिक किस्म का है, जो कि रासायनिक रूप से अत्यधिक शुद्ध और टिकाऊ है। ताजमहल में प्रयुक्त हुआ है। बिल्कुल हुआ है भाई, मकराना का संगमरमर है। राजसमंद जिला राज्य में सर्वाधिक संगमरमर का उत्पादन करने वाला जिला है। ये भी सही बात है। किशनगढ़ अजमेर को पूरे देश में संगमरमर की सबसे बड़ी मंडी माना गया। तीनों ही कथन सही है, तो तीनों कर लेते हैं। चलिए, राजस्थान में परमाणु और सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिजों के नए भंडारों के संबंध में कौन सा मिलान सही है? अच्छा, यूरेनियम कहाँ मिला भाई? रोहिल खंडेला सीकर में मिला भाई, भंडार मिले हैं सीकर जिले में। सोने की बात करें, आनंदपुर, भूकिया और तिमारन माता बांसवाड़ा सही है, तो ये भी मैच हुआ है। लिथियम डेगाना नागौर के पास रेवंत की पहाड़ी, नाम याद रखना, रेवंत की पहाड़ी किस लिए? लिथियम के लिए, जो कि डेगाना में है। तो उपयुक्त विकल्प सही है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में लिग्नाइट कोयला आधारित बिजली परियोजना के स्थानिक वितरण के संबंध में कौन सा निक्षेप सही रूप से सुमेलित नहीं है? बरसिंगसर पलाना बीकानेर है। इसके अलावा कपूरड़ी जलिपा बाड़मेर है। मेड़ता रोड अपने पास नागौर है। सलादीपुरा झुंझुनू सही क्या है? सुमेलित। तो ये आपके पास कहाँ? फिर सलादीपुरा आपके पास सीकर में है। कहाँ? सीकर में है। तो याद रखना, लिग्नाइट कोयले से संबंधित। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में खनिजों और उसके औद्योगिक उपयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। जिप्सम हार्सोट का उपयोग ऊसर क्षारीय मिट्टी के सुधार और सीमेंट बिल्कुल किया जाता है जिप्सम का। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन झामरकोटड़ा उदयपुर, ये झामरकोटड़ा उदयपुर में होता है। ये ब्रैकेट थोड़े इस तरीके से भी होता है, जिसका उपयोग रासायनिक उर्वरकों में होता है। तो दोनों कथन सत्य हैं, ये दोनों कथन सही कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में तांबा उत्पादन के प्रमुख क्षेत्रों में संबंध में कौन सा कथन असत्य पूछा भाई, है ना। असत्य का थोड़ा ध्यान रखना। खेतड़ी सिंगाड़ा बेल्ट नीम का थाना झुंझुनू राज्य का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक क्षेत्र है। बिल्कुल सही है। खोदरीबा अलवर और पूर्व बनेड़ा भीलवाड़ा भी तांबे के निक्षेप मिलते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड खेतड़ी में स्थित एक केंद्रीय सार्वजनिक उपकरण है। बिल्कुल है। तांबा उत्पादन में राजस्थान का पूरे भारत में एकाधिकार नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, ये गलत है। इसके बाद राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के प्रशासनिक ढांचे के संबंध में क्या सत्य है, अभी देख लेते हैं। यह राज्य में के प्रमुख गैर धात्विक खनिजों के विपणन का कार्य संभालती है। सही बात है।
इसका चुना पत्थर प्रभाग जोधपुर में स्थित है, सही है। इसका जिप्सम प्रभाग बीकानेर में कार्य करता है। तो ये सभी कथन पूरी तरीके से सत्य हो जाते हैं, याद रखना भाई ये प्रश्न। राजस्थान की नई निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं। यह योजना आगामी कुछ वर्षों के लिए राज्य में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में 15% की वार्षिक वृद्धि दर हासिल करने का लक्ष्य रखती है। इसके तहत पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को ग्रीन इंसेंटिव देने का विशेष प्रावधान किया गया है। तो ये दोनों कथन सही होते हैं भाई, है ना। ये अपने पास ये 2022 वाली रिप्स है ना, इसको याद रखना। नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान के परंपरागत औद्योगिक क्लस्टरों के संबंध में निम्नलिखित का मिलान करना है। ब्लू पोट्री जयपुर सही है, कोटा डोरिया क्लस्टर कैथुन कोटा सही है, मलमल क्लस्टर तनसुख जोधपुर सही है, थेवा कला प्रतापगढ़ सही है। तो ये सारे मैच है भाई, ये सभी मैच है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो राजस्थान का वित्त निगम RFC की स्थापना किस वर्ष की गई और इसका प्राथमिक वित्तीय विजन क्या है। अगर इसमें बात करें तो इसका जो RFC है 1955 दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है, 1980 केवल कृषि ऋण माफ करना है, विदेशी कंपनियों को नहीं, केवल ये सही है। इसमें दीर्घकालिक ऋण प्रदान करना है, RFC की का स्थापना और अपने पास इसका मुख्य कार्य। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान में सिरेमिक और ग्लास उद्योग के धौलपुर में केंद्रित होने का सबसे प्रमुख वैज्ञानिक कारण कौन सा है। धौलपुर में सर्वोत्तम गुणवत्ता की सिलिका सैंड का मिलना और गैस पाइपलाइन की निकटता, वहाँ पानी का नहीं, ये गलत है। धौलपुर बंदरगाह नज़दीक होना, क्या है सत्य सबसे प्रमुख वैज्ञानिक कारण पूछा है, वे केवल नहीं, ये सही है भाई। धौलपुर में सर्वोत्तम गुणवत्ता की सिलिका सैंड का मिलना और गैस पाइपलाइन की निकटता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी को राजस्थान का आधुनिक प्रवेश द्वार कहा जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इसकी अवस्थिति का क्या रणनीतिक लाभ है। इसमें बात करें, इसे दिल्ली और हरियाणा के बड़े बाजारों में सीधी कनेक्टिविटी ही मिलती है। यहाँ केवल कृषि या प्रदूषण नहीं, बिल्कुल ये है, ये आपके पास क्या है, इसे दिल्ली और हरियाणा के बड़े बाजारों में सीधी कनेक्टिविटी मिलती है। ये अपने पास उसी हिस्से का भाग अलवर है, अलवर अपने पास हरियाणा और दिल्ली के पास है। रूड़ा की बात करें, RUDA की बात करें तो GI टैग दिलाने में निभाई गई भूमिका के संदर्भ में कौन सा उत्पाद सही सुमेलित है। तो पोखरण पोट्री जैसलमेर सही है, सांगानेरी व बगरू प्रिंट जयपुर सही है, बीकानेरी भुजिया सही है। ये उपयुक्त सभी मैच है भाई, है ना, क्या है, उपयुक्त सभी मैच है। नेक्स्ट, राजस्थान निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्न में से कौन सा कथन सही है भाई। यह 10 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की नोडल एजेंसी है। इसके मुख्य अध्यक्ष हमेशा किसी विदेशी निवेशक को बनाया जाता है। यह संस्था के केवल कुटीर उद्योगों की देखरेख करती है और इसके बाद में इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नहीं, ये आपके पास हो जाता है, ये 10 करोड़ से अधिक के बड़े निवेश प्रस्तावों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम नोडल एजेंसी है भाई। नेक्स्ट है वन वनस्पति और तेल मिलों के केंद्रीकरण के कारण राजस्थान का कौन सा जिला इंजन छाप सरसों तेल के औद्योगिक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इंजन छाप के लिए आपको सही है भाई इसमें। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कह दिया, राजस्थान में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑल इंडिया STPI का पहला हब कहाँ क्रियान्वित हो रहा है। तो कनकपुरा जयपुर में हो रहा है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी वाला। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान का वन विकास निगम और रिको द्वारा संयुक्त रूप से किस क्षेत्र में एग्रो एक्सपोर्ट जोन के तहत मसालों और औषधीय पौधों के निर्यात को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें अगर अपन बात करें तो क्या है कि राजस्थान में रिको की बात करें तो जोधपुर, बाड़मेर, जीरा और इसबगोल, ये सही है भाई, ये आपके पास क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अब आपके यहाँ से शुरू हो जाती है विज्ञान की बात करें तो कार्बन और उसके यौगिकों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। कार्बन मुख्य रूप से सहसंयोजक बंध बनाता है क्योंकि इसके पास 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, सही बात है। कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है जिससे ये लंबी श्रृंखलाएं बनाता है। तो ये आपके पास 1 और 2 दोनों सही हैं भाई, ये दोनों कथन सही है कार्बन और उसके यौगिकों के संबंध में, याद रखना भाई। अब सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो ग्रेफाइट की बात करें तो किसका प्रयोग किसमें होता है भाई। इसका ग्रेफाइट का आपके पास क्या, परमाणु रिएक्टर में मंदक और शुष्क स्नेहक होता है। कौन सा, ग्रेफाइट। हीरे का प्रयोग किस में करते हैं भाई। हीरे का प्रयोग अपन कांच का क्या है, कांच काटने के औजारों में और आभूषणों में करते हैं। फ्रियोन की बात करें तो ये आपके पास रेफ्रिजरेटर और AC में क्या है, शीतलक का काम करता है। और CNG गाड़ियों के लिए स्वच्छ ईंधन उपलब्ध करवाता है भाई। CNG की गाड़ियाँ चलती है कि नहीं चलती। मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है जो दलदली जमीन क्षेत्रों और धान के खेतों से निकलती है। एथेन, मीथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। तो आपके पास जो दलदली क्षेत्र है वहाँ से मीथेन निकलती है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है भाई।
अच्छा, नेक्स्ट का प्रश्न की बात करें तो क्या है, बहुलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। तो पॉलीथीन पीवीसी थर्मोप्लास्टिक बहुलक है जिसे गर्म करने पे बार बार ढाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। बेकेलाइट और मेलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो गर्म करने पर अत्यधिक क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं और दोबारा पिघलते नहीं है। तो दोनों कथन सही है यहाँ पे, क्या भाई, दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, रसोई गैस में मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो प्रोपेन और ब्यूटेन, ये आपके पास रसोई गैस में क्या है जो होती है ना अपनी एलपीजी, उसमें यही काम आते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट, कार्बन के अपरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? तो इसमें बात करें तो क्या हीरा विद्युत का कुचालक है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, सही है। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से बंध बनाता है जो एक त्रिविमीय संरचना बनाता है, बिल्कुल सही है। ग्रेफाइट की एक परतदार संरचना होती है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इसी कारण ये सुचालक होता है। तो तीनों कथन सही है भाई। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, अभी बता देते हैं। प्राकृतिक रबड़ की बात करें तो इसमें की बात करें तो ये आपके पास क्या होता है, आइसोप्रीन होता है। और टेफ्लॉन की बात करें तो ये टेट्राफ्लोरोथीन होता है। और पीवीसी की बात करें तो विनाइल क्लोराइड होता है। और पॉलीथीन की बात करें तो ये एथीन होता है। इसके बाद में बात करते हैं, देखो नेक्स्ट है साबुन की रासायनिक प्रकृति के बारे में कथनों पे विचार कीजिए। तो क्या साबुन उच्च वसीय अम्लों जैसे क्या है, स्टीयरिक पामेटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, बिल्कुल होते हैं। साबुन कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों के साथ आसानी से झाग बनाते हैं, झाग नहीं बनाते हैं भाई, अघुलनशील होता है ये, तो ये झाग नहीं बनाता है। तो आपके पास ऑप्शन 1 सही है और 2 गलत है, तो इसमें केवल 1 ही सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट बात करें तो क्या है, बर्तनों पर न चिपकने वाली परत चढ़ाने के लिए किस बहुलक का उपयोग किया जाता है? पीवीसी, बेकेलाइट और टेफ्लॉन। आपके पास क्या टेफ्लॉन है, वो सही आंसर हो जाता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, अभी कर लेते हैं। फ्रियोन अत्यधिक स्थिर गैस, विषाक्त और गैर ज्वलनशील गैस है, बिल्कुल सही है। समताप मंडल में पराबैंगनी किरणों के प्रभाव से ये क्लोरीन मुक्त मूलक मुक्त करते हैं जो ओजोन परत को नष्ट कर देते हैं। तो ये दोनों कथन सही है भाई आपके पास, ये दोनों कथन क्या होते हैं, सही हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक क्रिस्टलीय अपर रूप नहीं है? तो ये आप बता दोगे, ये कोयला नहीं है भाई, अपर रूप में कोयला नहीं आता है। इसके बाद में बात करते हैं अपमार्जक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अपमार्जक आमतौर पर लंबी श्रृंखला वाले एल्किल सल्फोनेट्स के सोडियम लवण बनाते हैं, बिल्कुल सही है। अपमार्जक अम्लीय जल और कठोर जल दोनों में प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते भाई, दोनों में काम नहीं करते हैं। तो आपका ऑप्शन 1 केवल 1 सही है भाई, इसमें सही विकल्प 1 आ जाता है। नेक्स्ट है सूची कार्यात्मक समूह और इसके बारे में बात करते हैं भाई, एक साथ मिलाना है। तो इसमें आपके पास एथेन C2H6 हो जाता है। एल्किन की बात करें तो ये आपके पास एथीन हो जाता है। क्या है भाई ये कार्यात्मक समूह और यौगिक उदाहरण की बात बताएं। तो एल्काइन की बात करें तो ये आपके पास क्या हो जाता है, एथाइन हो जाता है। और अल्कोहल की बात करें तो ये एथीन अल्कोहल हो जाता है। तो ये आपके पास मैच हो जाते हैं भाई, मैच कर लेना इनको। इसके बाद में बात करें फुलरिन के बारे में निम्न कथनों पे विचार कीजिए। ये क्या है, बकमिनिस्टर फुलरिन यानी C60 बोलते हैं जिसको, कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है जिसकी संरचना फुटबॉल जैसी होती है, बिल्कुल सही बात है। फुटबॉल जैसी संरचना का जो फुटबॉल जैसी संरचना वो किसकी होती है, वो बकमिनिस्टर फुलरिन C60 की होती है। इसमें केवल 6 सदस्यीय छल्ले होते हैं, 5 सदस्यीय छल्ले नहीं होते, तो ये गलत हो जाता है। तो आपका ऑप्शन 1 सही है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है फ्रियोन 12 का रासायनिक सूत्र क्या है। अपन बात करें तो वो आ जाता है CF2Cl2, इसका सही आंसर होता है। अच्छा, इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट प्राकृतिक और कृत्रिम बहुलकों के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कपास मुख्य रूप से सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक बहुलक से बना होता है और नायलॉन 6 एक पूर्णतः संश्लेषित संगणक बहुलक है। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही होते हैं भाई, ये याद रखना। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, साबुन और अपमार्जक की संरचना के अंगों को सुमेलित कीजिए। तो हाइड्रोकार्बन पुंज की बात करें तो जल निकाय विरागी तेल का आकर्षित करने वाला है और आयनिक सीरा है वो जल को आकर्षित करने का वाला है। तो ये दोनों ही कथन क्या है, सही सुमेलित है भाई। यहाँ पे अपने पास 1 और 2 दोनों सुमेलित है, 1 और 2 सही है। इसके बाद में बात करते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस के क्या यानी CNG के बारे में बात करनी है, के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो CNG का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन होता है, अभी बात करके आए हैं। यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह जलने पर कम कार्बन और मोनोऑक्साइड धुआं उत्पन्न करता है, दोनों ही कथन सही है। ये रही आपके पास।
नेक्स्ट बात करें तो क्या है, साबुन बनाने वक्त की प्रक्रिया में वसा या तेल का किसके साथ गर्म किया जाता है, तो सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के साथ होता है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट है हाइड्रोकार्बन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े भाई। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन सामान्यतः कम क्रियाशील होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोजन जैसे एल्किन और एल्काइन ब्रोमीन जल का रंग उड़ा देते हैं। तो इसके आपके पास ये जो दोनों कथन है ना 1 और 2 ये दोनों सही होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन है सामान्यतः, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का अगर उदाहरण पूछे तो क्या होता है, एल्केन होता है, सामान्यतः कम क्रियाशील होते हैं भाई। लेकिन बाद में बात करें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्कीन है और एल्काइन है ब्रोमीन जल का क्या है रंग उड़ा देते हैं। ये दोनों कथन सत्य होते हैं। और यहाँ पे आपका जो आज का ये मॉडल पेपर वो हो जाता है कंप्लीट। अब आज के इस पेपर में थोड़ी सी बात जो मुझे कमी लगी वो ये लगी कि अपने जो क्वेश्चन वो कुछ ज़्यादा ही लेंथी हो गए। तो अगले पेपर में हम अपने प्रश्नों को तो कम लेंथी बनाएंगे और अपनी व्याख्या वो ज़्यादा रखेंगे ताकि आपको समझने में और भी आसानी रहेगी। वैसे आज की ये क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार रही होगी। वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन रखना ताकि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँच जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस क्लास को कंप्लीट करेंगे। मिलेंगे आप लोगों से अपने नेक्स्ट मॉडल पेपर में। तब तक देखते रहे हमारे चैनल। जय हिंद, जय भारत।